Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Morning. सर आपकी वीडियो ऑफ है। देखिए, वेव इन स्ट्रिंग, ये मान लीजिए स्ट्रिंग है, इसमें वेव जनरेट हो रही है। मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में हो रही है वेव जनरेट, ठीक है। तो जो वेव वेलोसिटी होती है स्ट्रिंग में, v इज इक्वल टू √t डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। मैं इसका कोई डेरिवेशन नहीं करवा रहा। अब चलिए वी को बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसको याद रखिएगा, उसके सर डेटा। भावना को लेटिन कर दीजिए। यहाँ पे आपने एक पल्स जनरेट किया, ये स्ट्रिंग है, इसमें आपने पल्स जनरेट किया और आपसे पूछा कि फाइंड आउट द टाइम टू मूव द पल्स फ्रॉम ए टू बी। फाइंड टाइम टू मूव द पल्स फ्रॉम ए टू बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। टेंशन कितना डेवलप होगा? 100 न्यूटन। और टेंशन तो हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है, क्योंकि स्ट्रिंग आपकी मासलेस। अभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये मास बहुत ज्यादा वेरिएबल नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में आपका मास वेरी करेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ पे आपने कहा कि जो टेंशन है वो कितना है, 100 न्यूटन। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू √t बाय म्यू। 100 डिवाइडेड बाय म्यू, 10 ग्राम 10⁻⁻3। हमेशा याद रखिएगा केजी पर मीटर में लीजिएगा म्यू को, ठीक है। ये आपने केजी पर मीटर में ले लिया, तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 10⁻², 10⁻1 मीटर पर सेकेंड। यही होगा ना? 10⁴ नहीं हो जाएगा ये? सॉरी, ऊपर चल जाएगा ना, 100 आ जाएगा। स्पीड आ गई तो डिस्टेंस, मतलब कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस
डिवाइडेड बाई स्पीड 0.1 सेकेंड। क्लियर है? यस। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नोट कर लिया? Yes, sir. यहाँ पे आपने एक पल्स जनरेट किया, जिसको मान लीजिए ए पोजीशन, तो फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स टू मूव फ्रॉम ए टू बी। सर 0.01। 0.01 सिंपल। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे टेंशन के बारे में बात करूं तो टेंशन इस वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। और इस वाले पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? इस वाले पॉइंट पे तो पूरा मास आ रहा होगा ना, इस पूरे सिस्टम का मास आ रहा होगा नीचे की तरफ। तो इस वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 10 जी तो इसके कारण लग रहा है 100, प्लस इस वाले पे रस्सी के कारण भी लगेगा। रस्सी का वेट कितना दिया हुआ आपको? 10 ग्राम, मतलब कि 10 इंटू 10⁻³ इंटू जी, 100 प्लस 0.1, 100.1 न्यूटन। ये क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे जो टेंशन है अलोंग द स्ट्रिंग हर एक पॉइंट से अलग अलग है, लेकिन अगर मैं टेंशन का वेरिएशन देखूं तो इस वाले पॉइंट पे टेंशन 100 और इस वाले पॉइंट पे टेंशन 100.1। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल वेरिएशन है, इसलिए मैं टेंशन को क्या मानूंगा? कांस्टेंट मानूंगा। ठीक, तो टेंशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 न्यूटन। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? टेंशन डिवाइडेड बाई मास, तो ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 0.01 सेकेंड। इस क्वेश्चन के एज ए फॉर्मूले के रूप में इसको याद रखिए। ये मान लीजिए इसका मास कैपिटल एम है, नहीं, ये अगला क्वेश्चन। ये स्ट्रिंग है जिसका मास एम है, लेंथ एल है। ठीक, इस वाले पॉइंट पे आपने एक पल्स जनरेट किया और ए टू बी मूव करने में कितना टाइम लगेगा? इस स्ट्रिंग का मास m दिया हुआ है, लेंथ l दी हुई है। किसी भी x पॉइंट पे सबसे पहले टेंशन निकालिए, उस पॉइंट पे वेव वेलोसिटी देखिए कितनी है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा।
किसी भी x पोजीशन पे टेंशन क्या होगा, इस रस्सी का वेट ना, ठीक है, इस रस्सी का मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है, इनटू जी, यही क्या होगा इस वाले पॉइंट पे टेंशन, ठीक है। टेंशन आपने निकाल लिया तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टेंशन पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ, m upon l x into g mu m upon l। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो मेरे को एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है, निकालिए एक्सेलरेशन निकालिए, v और x के बीच में रिलेशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v dv अपॉन dx। Yes. सर ये म्यू के प्लेस पे ml कैसे आया? म्यू का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, म्यू तो यही है ना, मास पर यूनिट लेंथ केजी पर मीटर। एक्सेलरेशन क्या है, v dv अपॉन dx, v अंडर रूट x इंटू जी, dv अपॉन dx, अंडर रूट जी तो कांस्टेंट है, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। तो देखिए ये x और ये अंडर रूट x कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट जी, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास वैलिड है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है, कितनी लेंथ कवर करनी है l, u की वैल्यू कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि a पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, क्यों, टेंशन जीरो है, क्योंकि a पॉइंट पे इसके नीचे कोई भी मास नहीं है, इसलिए a पॉइंट पे टेंशन कितना है, जीरो है। अगर a पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा तो u की वैल्यू भी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, हाफ जी टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4l डिवाइडेड बाई जी। क्लियर है, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है नहीं, एक तरीके से मोशन द ग्रेविटी है, काइनेमेटिक चल रहा है, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन निकाल लिया, उसके बाद टाइम निकाल लिया। क्लियर है, Yes. नोट कीजिए। सर m बाय l तो आ गया, इंटू xg कैसे आया इक्वल्स टू टेंशन? इसका मास कितना है, एक्स लेंथ का मास कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है सर, आ गया। नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिया, Yes, sir.
यहाँ पे आपने एक पल्स जनरेट किया, सेम क्वेश्चन वही है, फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ये स्ट्रिंग ट्रक के ऊपर है और ट्रक आपका 10 मीटर पर सेकंड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ट्रक मूव कर रहे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सर कांस्टेंट वेलोसिटी और टेंशन जीरो होगा क्या? टेंशन जीरो होगा क्यों? तो रस्सी में टेंशन जीरो हो जाएगा। रस्सी तो टाइट बांधी हुई है मैंने, तो स्यूडो फोर्स का टेंशन से क्या लेने देना? स्यूडो तो एक इमेजिनरी फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स तो कुछ नहीं करता, वो है ही नहीं यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस, तो उसके कारण वो क्यों कहेंगे कि टेंशन आएगा? स्यूडो फोर्स नहीं होगा, वो अलग पॉइंट है। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन से अगर कुछ पकड़ सकते हैं आप लोग तो। कौन सा होना चाहिए? 0.1। अरे इनसफिशिएंट डेटा। हमेशा ये मत सोचिए कि आखिरी ऑप्शन होगा नहीं। सीपीएमटी ने ये क्वेश्चन पूछा था, सिंपल कॉन्सेप्ट ये लगाइए कि अगर पल्स जनरेट हो रही है तो यहाँ पे तो आपको लिखा हुआ है ना, फिगर बना हुआ है मैंने कि दो रिजिड सपोर्ट के बीच में रस्सी को बांधा हुआ आपने, तो टेंशन तो होगा ही होगा, रस्सी टाइट बांधी हुई है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या एक्सेलरेट करे, उसका यहाँ पे क्या असर पड़ेगा? टेंशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करने के सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अब लेते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सूडो फोर्स कुछ नहीं करता है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बस एक कॉन्सेप्ट है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर कोई बंदा खड़ा होगा तो उसको नजर आएगा ना कि हाँ ये पल्स मूव कर रहा है, या अगर ट्रक पे ही कोई बंदा खड़ा है तो उसको भी तो नजर आएगा पल्स मूव कर रहा है। आ रहा समझ में? ठीक है,
कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे फर्क पड़ रहा है इसके टेंशन पे? पहले ये बताइए, इसके टेंशन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या फर्क पड़ रहा है? ट्रक खड़ा होगा तो रस्सी टाइट होगी, ट्रक चलने लगा तो रस्सी बिल्कुल लूज हो जाएगी। नहीं आ रहा समझ में? चलिए, टेंशन दे दिया 100 न्यूटन, और ये 2 साल के बाद यही क्वेश्चन पूछा गया, उसमें टेंशन दिया हुआ है। अब सही निकालिएगा, अब गड़बड़ मत कीजिएगा। सेकंड क्यों? ट्रक भी तो चल रहा है। अरे ट्रक भी तो चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपने वेलोसिटी कितनी निकाली? v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ट्रक भी आगे चल रहा है, पल्स भी आगे मूव हो रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अरे ऐड होगी, सेम डायरेक्शन में 2 अलग अलग कार होती तब होता है। ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे तो ट्रक भी चलता हुआ नजर आएगा, ये भी चलते हुए नजर आएगी, तो नेट स्पीड कितनी नजर आएगी? 110 ना। अब टाइम कितना हो जाएगा? अब टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी? 1 मीटर, स्पीड 110। आप लोगों को कुछ भी पढ़ा दो ना, सब में गड्ढे मिल जाएगी। पढ़ाया था रिलेटिव मोशन में, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। चाहे मैं ट्रक के रेस्पेक्ट में निकालूं या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालूं, आप लोग अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालें तो सिर्फ 1 मीटर को नहीं देखेंगे, आप ये भी देखेंगे कि कितना ये आगे भी बढ़ गया, ट्रक भी तो आगे मूव कर रहा है। नहीं आ रहा समझ में? हम लोगों ने पढ़ा था ना, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। किसी फ्रेम में जाओ, टाइम की वैल्यू वही आएगी। जो ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा होगा उसको भी वही नजर आएगा कितने टाइम पे पहुंचा, और जो आपका ट्रक पे बैठा हुआ उसको भी यही नजर आएगा कितने टाइम पे पहुंचा। मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसलिए एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि ये कितने कितने डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि टाइम नहीं पता ना, वही निकालना है मेरे को। ठीक है, तो दो अननोन हो जाएंगे, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करूंगा। तो इसलिए मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ? ट्रक के रेस्पेक्ट में। तो अगर ट्रक के रेस्पेक्ट में करूंगा तो उसको तो सिंपल पल्स मूव होता हुआ नजर आएगा, और कितनी स्पीड से मूव करेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आंसर सभी ने निकाला था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे तो रिजिड रहिए कि हाँ जो मेरा कॉन्सेप्ट है क्लियर है। कॉन्फिडेंस रखिए कि आंसर निकाला तो सही निकाला, उसके पीछे आपका लॉजिक होना चाहिए। मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ उसमें सबकी गर्दन हिलती जाती है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं तो वही सोचा था कि अगर मैं यही गलती से अगर 110 लिख के आंसर निकाल देता तो उसको भी आप लोग करेक्ट मान लेते। पकड़ ही नहीं पाते कि सही किया कि गलत किया। क्लियर है अब? यस सर। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन। ये स्ट्रिंग है, इसका मास m, लेंथ l, एक और मास यहाँ पे है m मास का। इसको आपने यहाँ से ड्रॉप किया और यहाँ पे एक पल्स जनरेट किया एक साथ। इसको ड्रॉप किया और यहाँ पे एक पल्स जनरेट हुआ है। फाइंड पोजीशन वेयर बोथ मीट।
सिंपल मोशन द ग्रेविटी में ऐसा क्वेश्चन किया था आप लोगों ने। फाइंड पोजीशन वेयर बोथ मीट। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए पल्स को। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना है? ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो 0 - 0 0। एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए का एक्सीलरेशन कितना है? -g, ठीक है। और बी का एक्सीलरेशन कितना है? g/2। तो ये कितना आ जाएगा? -3g/2। आया समझ में? पल्स का एक्सीलरेशन भी निकाला था ना, g/2 आ रहा था, ठीक। और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव है। अब यहां पर अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा हूं, तो ये क्या है? ए की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन कितना है? -3g/2। माइनस तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। तो आपने कहा कि इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, अगर इससे बीट करना है, तो बी क्या हो गया? रेस्ट पे आ गया ना, किया हुआ आपने क्वेश्चन ऐसे। और यहाँ पे एम मास को आपने ड्रॉप किया, तो इसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, एल डिस्टेंस। तो कितना टाइम लेगा? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगाएंगे ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी 0, तो हाफ एक्सेलरेशन 3g/2 इंटू टी स्क्वायर, और ये कितना है? L। तो देखिए t इज इक्वल टू आ गया 4L डिवाइडेड बाई 3g। इतना टाइम लगेगा दोनों को मीट होने में। तो मेरे से तो पोजीशन पूछी गई है, तो कोई सा भी पोजीशन ऐसे निकाल लीजिए। इसको आपने ड्रॉप किया है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हाफ gt स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ g, t की वैल्यू 4L डिवाइडेड बाई 3g, 2L डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट। इधर से ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2L डिवाइडेड बाई 3। इस पोजीशन पे मीट करेंगे दोनों, मीटिंग पॉइंट। क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes. चलिए एक और क्वेश्चन। ये एक रस्सी है, एक और रस्सी है। ये लेंथ आपको 12 दिया हुआ है, इसके लिए म्यू, और ये 2 म्यू है, और इसकी लेंथ L, और यहाँ पे आपने एक पल्स जनरेट किया। तो वही क्वेश्चन है सेम। फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स टू मूव फ्रॉम A टू B।
सबसे पहला पॉइंट, दोनों रस्सी में जो टेंशन होगा वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा? मान लीजिए एक पतली रस्सी है, यहाँ पर आपने नॉट बांध दिया और एक मोटी रस्सी है, पल्स जनरेट किया आपने यहाँ से, तो ये बताइए दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। सोच कर बताइए, सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो सेम होगा। सेम होगा, क्यों? डिफरेंट क्यों होगा? एक लाइन का सोल्यूशन है, उसमें फंसे हुए हैं और दोनों पे ऑप्शन मिल जाएगा। सेम टेंशन लिया तब भी एक ऑप्शन था, डिफरेंट टेंशन लिया तब भी एक ऑप्शन था। ये कैसे पता चले कौन सा करेक्ट है? अरे डेली लाइफ में इसको एनालिसिस कीजिए ना। ऐसा कभी करते नहीं है क्या, दो रस्सियों को आपस में कभी नॉट नहीं बांधा है? मान लीजिए ये कॉमन पॉइंट आपका क्या है, सी पॉइंट है, जहां पे नॉट बांधा हुआ है। आपने कहा कि दोनों में टेंशन अलग अलग होगा, आपने कहा इधर टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, ठीक? तो इस कॉमन पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। इस कॉमन पॉइंट की इधर टेंशन T2 है, इधर टेंशन T1 है और यहाँ पे टेंशन T2 है। क्योंकि रस्सी का मास है तो इसका मास आपने मान लिया DM मास। मैंने कहा कि T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है? तो क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कुछ पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक? तो दिन में जब आपने रस्सी को बांधा था तो नॉट यहाँ पे था, अगले दिन आए तो नॉट पेनिट्रेट हो गया दीवार के अंदर। मूव कर जाता है क्या नॉट अपनी पोजीशन से? आपके हिसाब से तो मूव कर जाना चाहिए था, क्योंकि टेंशन ही डिफरेंट ले लिया। टेंशन डिफरेंट ले लिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा मतलब कि नॉट मूव हो जाएगा अपनी पोजीशन से। ये तो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल हो गया, टेंशन सेम रहेगा। लिखिए लिखिए, चाहे इसमें मैं न्यूमेरिकल पूछूं या तो एक थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। दो डिफरेंट रस्सियों को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो टेंशन दोनों में सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, कान प्रिडिक्ट, और ऐसे करके चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं। अब निकाल लीजिए, अब तो निकल सकते हैं अगर दोनों में टेंशन सेम है तो। यहाँ पे भी टेंशन सेम, यहाँ पे भी टेंशन सेम। तो इस वाले के लिए पहले वाले में वेव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, T डिवाइडेड बाय म्यू। सेकंड वाले में वेव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, T डिवाइडेड बाय म्यू। अब पहले वाले में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और दूसरे वाले में डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, T1 प्लस T2। सर एक बार T1 माइनस T2 वाला चीज बता दो वापस। यहाँ पर आपने कहा कि जो कॉमन पॉइंट था और आपने कहा कि रस्सियों में टेंशन अलग अलग है, मैंने मान लिया कि T1 यहाँ पे टेंशन और इस वाले पॉइंट पे टेंशन T2 है, तो ये बॉडी एक्सीलरेट होगी ना, जो भी DM मास है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था दोनों रस्सी का, अगर टेंशन डिफरेंट है तो एक्सीलरेट हो गया, इसको मतलब इसकी पोजीशन फिक्स नहीं रहेगी,
ये तो मूव कर जाएगा, और ऐसा कभी होता नहीं है रियल लाइफ में, जिसका मतलब दोनों में टेंशन क्या होना चाहिए, सेम। वो नहीं, वो डेटा दिया रहेगा, वो तो मैं कोई पोर्ट लगा के रखूंगा ना, टेंशन की वैल्यू दी रहेगी आपको। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क। वही सेम क्वेश्चन है, आपको ए से बी तक पल्स को मूव करने में कितना टाइम लगेगा? फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स टू मूव फ्रॉम ए टू बी। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वहां पे ए पॉइंट पे किसी मास को आपने हैंग नहीं किया था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे मास को हैंग कर दिया, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस कहाँ पे आएगा? कॉन्सेप्ट वही है, सेम एज इट इज। बी पे डिफरेंस, हाँ, टेंशन ए पॉइंट पे हम लोगों ने वहां पे टेंशन क्या लिया था, 0, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पल्स की, 0। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पल्स की 0 नहीं होगी, क्योंकि ए पॉइंट पे टेंशन है कैपिटल एम। आगे सुनिए, इसको कीजिएगा। नहीं, एक एम मास है, कैपिटल एम। किस वाले में? वो उसमें डेटा लिया था ना मैंने, 10 kg, तो वहां पे देखा था ना, वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं था। यहाँ पे तो अननोन है ना, तो मेरे को एक्स पॉइंट पोजीशन पे निकालूंगा ना, अभी जो निकाला था एक्स पोजीशन पे, यहाँ पे टेंशन निकालेंगे, टेंशन आ जाएगा तो वेलोसिटी निकालेंगे, कुछ एक्स का फंक्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो उसके बाद एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो बेसिक क्वेश्चन करने का तरीका है हमारे पास। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, डिस्कशन ऑन एनर्जी, पावर and intensity in a wave। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यही आपको बताएगा कि कहाँ पे डिफरेंस आ जाता है एसएचएम में और वेव में। अच्छा ये बताइए, जो वेव है, वेव अगर आपका मूव कर रहा है तो उसके रास्ते में जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, सभी पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं। बेसिक यही था, ठीक, कि अगर सोर्स एसएचएम कर रहा है तो जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे वो एसएचएम करेंगे। तो मैंने कहा कि वेव आपका एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रस्सी का एग्जांपल ही ले लीजिए कि वेव ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक। तो रस्सी पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। हर एक का टाइम अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे सब एसएचएम कर रहे हैं। हमने एसएचएम में पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है, 3 होती है, एक तो आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और एक ही आपकी टोटल एनर्जी। तो हम लोगों ने कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों हमेशा क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट। अलग अलग थी ना, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो रहा था पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था। मतलब कि हर एक पोजीशन पे एसएचएम में जो एनर्जी थी, काइनेटिक और पोटेंशियल, वो अलग अलग थी।
लेकिन टोटल एनर्जी एसएचएम में क्या थी? कांस्टेंट, हाफ के ए स्क्वायर। अब इस वाले में मैं वेव के बारे में बात कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है वेव में? कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी इन अ वेव इज वेरिएबल। लिखिए, अभी प्रूव भी करेंगे। पहले लॉजिकली सोचिए कि आपने कहा कि टोटल एनर्जी वेव में क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। अब 2 पॉइंट ले लीजिए। आपने कहा ये स्ट्रिंग था, रस्सी पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। आपने यहाँ पे एक पल्स जनरेट किया, यही पल्स जनरेट किया। ये सोर्स था, यहाँ से आपने एक पल्स जनरेट किया। ये पल्स जनरेट होगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक। कुछ टाइम के बाद ये वाला जो पार्टिकल है ये अप एंड डाउन करेगा। कुछ टाइम के बाद ये वाला पार्टिकल है जो कि अप एंड डाउन करेगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है। अगर एनर्जी कांस्टेंट होती, वेव में अगर एनर्जी कांस्टेंट होती, आपने इनिशियल पॉइंट 1 मान लिया, अभी प्रूफ मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले लॉजिकली सोचिए कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट क्यों नहीं है। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती तो 1 पॉइंट पे मैंने कहा कि 10 जूल है, तो हमेशा 10 जूल होती, ठीक है, क्योंकि वेव तो यहाँ से गुजरा था। पूरी वेव में एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वेव में तो मैं पूरे के बारे में बात करूंगा ना। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी इन वेव इज कांस्टेंट और वेरिएबल। वेरिएबल होता है तभी वो एनर्जी कैरी करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाता है। अभी प्रूफ भी आएगा, मैथमेटिकल पूरा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, वो टाइम डिपेंडेंट आएगा, हर एक टाइम पे एनर्जी अलग अलग होगी, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि रस्सी की इनिशियल पोजीशन थी, रस्सी टाइट थी, तो मैं किसी भी पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये रस्सी टाइट थी। अब आपने क्या किया? वेव जनरेट किया, तो वेव ये है। इसको थोड़ा ऐसे देखिए, ये 2 पोजीशन है। ये भी शुरुआत में क्या था? रस्सी टाइट थी, ये पोजीशन थी, और आपने क्या किया? पल्स जनरेट किया, वेव इस डायरेक्शन में मूव किया। मैं किसी भी पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, डीएक्स एलिमेंट के बारे में। मैं रस्सी की इस पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये स्मॉल डीएक्स एलिमेंट। सिर्फ इस एलिमेंट को देखिए, अभी इस पोजीशन पे, और जब वेव आया तो ये डीएक्स एलिमेंट ऐसा हो गया, है ना। इसको थोड़ा जूम करके देखिए, कुछ ऐसा नजर आएगा फिगर आपको। राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है? इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले डीएक्स एलिमेंट क्या था? इसका बेस यही था ना। अब जैसे ही वेव आया तो ये इस वाले वेव पे आ गया, रस्सी वेव के ऊपर ही रहेगा ना। अगर वेव के ऊपर रहेगा इसका मतलब ये हाइपोटेनस बन गया, तो जो रस्सी की जो लेंथ थी वो स्ट्रेच हो गई। अगर रस्सी की लेंथ स्ट्रेच हो गई, इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर, है ना। वायर को अगर मैं स्ट्रेच करता हूं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तभी तो उसको मैं छोड़ता हूं तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। अगर किसी के पास एनर्जी नहीं होगी तो अपना मूवमेंट तो कर ही नहीं सकता, ठीक। तो आपने कहा कि अगर मैंने इस रस्सी को, जिसकी लेंथ आपकी dx थी, लेकिन जैसे ही वेव आया इसकी लेंथ कितनी हो गई? dl हो गई, मतलब कि रस्सी स्ट्रेच हो गई थोड़ी सी।
अब रस्सी स्ट्रेच हुई, इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां? क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होती है, वो तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी बस। तो यहाँ पे ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? रस्सी के अंदर। वर्क डन बाय टेंशन, यहाँ पे टेंशन ऐसा लग रहा होगा और टेंशन ऐसा लगेगा। लॉजिकली सोचिए, मेरे को इस लेंथ को स्ट्रेच करना है ना। अगर मैं किसी भी लेंथ को अगर स्ट्रेच करना है तो क्या मैं एक ही तरफ से फोर्स लगाऊंगा? ये मान लीजिए रस्सी का टुकड़ा, मेरे को इसको स्ट्रेच करना है, मैंने इधर से फोर्स लगाया तो ये तो इधर मूव कर जाएगा। अगर मेरे को स्ट्रेच करना है तो मेरे को दोनों तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी स्ट्रेच होगी ना रस्सी। तो यहाँ पे जो टेंशन लगता है दोनों डायरेक्शन से लगता है, और टेंशन हमेशा क्या होता है? अलोंग द स्ट्रिंग। तो अलोंग द स्ट्रिंग का मतलब इस वाले पॉइंट पे आपने क्या किया? टेंशन ड्रॉ किया। नहीं आ रहा समझ में? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग पढ़ना है आपको, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कितनी चीजें रटेंगे। बायो रट ही रहे हैं, साथ में फिजिक्स भी रटवा दो। सिंपल से लॉजिकली सोचिए, आपके पास ये रस्सी का टुकड़ा है, ये मैंने कहा रस्सी का टुकड़ा है, भूल जाइए ये सब वेव वगैरह। मैंने कहा ये रस्सी का टुकड़ा है, इसको स्ट्रेच करना है, ये पड़ी हुई है आपके टेबल पर रखी हुई है रस्सी की टुकड़ा। अब इसको क्या करना है? स्ट्रेच करना है। मैंने बोला इसको स्ट्रेच करो। स्ट्रेच कैसे करेंगे? एक ही तरफ से फोर्स लगाएंगे या दोनों तरफ से लगाएंगे? दोनों तरफ से लगाएंगे ना, तभी स्ट्रेच होगा ना। एक तरफ से लगाएंगे तो इधर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा ये रस्सी का टुकड़ा था जिसकी लेंथ आपकी dx थी। वेव आया, वेव आया तो इसने इसको स्ट्रेच कर दिया dl लेंथ। मतलब कि स्ट्रेच किया, इसका मतलब इसने क्या किया होगा? टेंशन दोनों तरफ से प्रोवाइड किया होगा। यस एक तरफ से प्रोवाइड होता है टेंशन। अब थोड़ी चलिए डिटेल में जाते हैं। चलिए यहाँ पे क्लियर है सभी को कि यहाँ पे क्या किया? टेंशन ने वर्क डन किया किसको ऊपर? dx लेंथ पे, ताकि इसकी लेंथ को क्या कर सके? वो चेंज कर सके, dx से dl तक ले जाए। तो हमारे पास वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है? F इंटू dx। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा यहाँ पे? स्मॉल वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? T इंटू क्या लिखा? क्या लिखा? T इंटू dx, dl माइनस dx। डीएल। सब बेसिक भूल चुके हैं। वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू dx। dx क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना मूव किया? dl माइनस dx ना, जहां पे अप्लाई किया था फोर्स, पहले ये dx लेंथ थी, अब ये dl लेंथ हो गई, तो कितना मूवमेंट हुआ? dl माइनस dx का मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पे स्मॉल वर्क डन बाय टेंशन विल बी इक्वल टू T इंटू dl माइनस dx। ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे को टोटल वर्क डन मिलेगा, और ये टोटल वर्क डन किस में चला गया? पोटेंशियल एनर्जी में। यही है ना? कोई नई चीज नहीं पढ़े, वर्क एनर्जी थ्योरम ये सब पढ़ा हुआ है। वर्क डन इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? ठीक, चलिए यहाँ से नोट कीजिए, फिर मैं करवा रहा हूँ। पहले लिखिए, थियोरी लिखिए, हो क्या रहा है, और टेंशन दोनों तरफ से क्यों लगेगा इसको भी एक्सप्लेन करके थोड़ा लिखिए। एक तरफ से टेंशन क्यों नहीं लगाया?
पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे आपने क्या लिया कि स्मॉल dx को कॉमन लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + डेवर बाई अपॉन डेवर x को होल स्क्वायर। बाइनोमियल लगाइए, बाइनोमियल लगाएंगे तो क्या होता है 1 + x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 + nx। यहाँ पे देखिए डेवर बाई अपॉन डेवर x, ये तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी। अगर स्मॉल क्वांटिटी होगी तो इसका मतलब ये 1 के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, ठीक? तो यहाँ पे अगर हम लोग बाइनोमियल लगाएंगे तो हायर टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो t इंटू डी एक्स 1 + nx -1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 t इंटू dx डेवर बाई अपॉन डेवर x। डेवर बाई अपॉन डेवर x का मतलब क्या होता है? इसको कैंसिल मत कर दीजिएगा गलती से भी। क्या आप बोल रहे हैं कि दोनों सेम टर्म है? ठीक है, हाँ। चलिए, डेवर बाई अपॉन डेवर एक्स का मतलब क्या होता है? स्लोप। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। मैंने मान लिया वेव राइट डायरेक्शन मूव कर रही थी, इनिशियल फेज 0 है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स, डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू a माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही होगा ना? हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स 1/2 टी डी एक्स ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस साइन लीजिए या मत लीजिए, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ कि एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ठीक है? ये थी स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्मॉल वर्क डन लिखा है ना, तो ये स्मॉल वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी और ये dx का मतलब क्या था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ dx से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 t a इंटू के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे आपने ओमेगा पढ़ा था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एल, ठीक? तो यहां से या तो k की वैल्यू और t इज इक्वल टू क्या था, v इज इक्वल टू √t डिवाइडेड बाई म्यू, यही था ना? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई म्यू, t इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू म्यू, 1/2 v स्क्वायर इंटू म्यू a के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आ रही है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। अगर किसी पर्टिकुलर एक्स पोजीशन पे भी हम लोग बात करते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल आएगी। एसएचएम कर रहा है ना पॉइंट पे, ठीक है? यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए मैथ्स पार्ट आ रहा है, थोड़ा सा लगेगा कि क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगी, अच्छा ये सब चीजें जो रटते थे उसका प्रूफ है हमारे पास। मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ उस क्वेश्चन पे।
अब ये क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद जहां से पूछा गया था। वो स्क्वायर है डबल वाई अपॉन डबल इसका होल स्क्वायर। के स्क्वायर क्या होता है? के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 v² u a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। डेरिवेशन नहीं भी आए तो इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इन अ वेव। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? यहां से थ्योरी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बाद वही करवाऊंगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? स्मॉल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ डी एम इंटू वी स्क्वायर, उस स्मॉल मास का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल मास का स्क्वायर, इसका मतलब ये किसकी वेलोसिटी है? उस dx एलिमेंट की वेलोसिटी है ना। मेरे को उस dx एलिमेंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो इसका मतलब क्या होगा? अभी हम लोग किसके एनालिसिस कर रहे थे? dx एलिमेंट के एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ हमने निकाल लिया। ठीक, अब हमें उस dx एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इसका मतलब डेबर वाई अपॉन डेबर टी ना। dx एलिमेंट एक पार्टिकल हुआ ना, तो उस पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। हाफ डीएम का मतलब क्या हो गया? म्यू इंटू डी एक्स, और वेलोसिटी का स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, डीएक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ will be equal to half mu a square omega square cos square omega t minus kx। अब इन दोनों को देखिए, फर्स्ट और सेकंड को।
देखिए दोनों चीजें सेम आ रही हैं, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब वेव में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होती है, सेम होती हैं, लेकिन एसएचएम में क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर दोनों एनर्जी सेम है इसका मतलब, और ये जो एनर्जी है वो क्या है, कोसाइन फंक्शन है, कॉस स्क्वायर है ना, मतलब कोसाइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर कोसाइन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम भी होगी और मिनिमम भी होगी, मतलब कि मैक्सिमम जो भी हो, ठीक है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 1, ठीक। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों एक साथ मैक्सिमम पे जाएंगे और दोनों एक साथ मिनिमम पे जाएंगे, लेकिन एसएचएम में जस्ट अपोजिट हो रहा था। ये सब थ्योरी के क्वेश्चन है, एसएचएम में जस्ट अपोजिट हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही थी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो रही थी, लेकिन वेव में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे और दोनों एक साथ मिनिमम होंगे। नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और टोटल एनर्जी देखिए यहां से प्रूफ भी हो रहा है, अगर मैं टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ लिखूं तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आ जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है, दोनों तो इक्वल ही है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब कि जो टोटल एनर्जी आ रही है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल। एक और क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया, इफ टोटल एनर्जी ऑफ अ वेव इज कांस्टेंट देन क्या हो जाएगा, False. वो स्टेशनरी वेव बन जाएगा, जो बहुत सेकंड पोस्टुलेट था। वेव इतना इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर इसी पे बेस्ड है, वेव पे। जब हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका वेव नेचर को शो करता है, जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट हुआ था, रट गए होंगे, एक एक्सपेरिमेंट था जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन वेव नेचर प्रूव होता है। सब यहीं से स्टार्ट होगा कि कैसे वेव नेचर शो करता है वो हमारा। चलिए धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, तो दूसरा लेक्चर ही है, इस वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा और सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हाँ, कि कैसे कैसे वेव हमारा चेंज होता चला गया चैप्टर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो थ्योरी के क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको एज ए कॉन्सेप्ट के रूप में ही बता देता हूँ। ये मान लीजिए वेव है, वेव इन ए स्ट्रिंग, रस्सी में ये वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक। ये रस्सी पहले टाइट थी, ये पोजीशन थी रस्सी की, ठीक है। मैं दो पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत स्मॉल एलिमेंट है, ये मैंने कहा कि ए पोजीशन है और एक पोजीशन ये है, एक ये वाली पोजीशन। मेरे को दो पॉइंट दिए गए थे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये फिगर में आपको नजर आ रहा है कि ये एक पॉइंट एरिया का बहुत बड़ा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट है, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बताया कि मैंने कहा कि रस्सी पे दो पॉइंट्स दिए गए थे, ए और बी, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, रस्सी टाइट है और इस पे दो पॉइंट है ए और बी। जब वेव इसमें जनरेट हुआ तो ऐसा वेव बन रहा है किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। तो ये पूछा गया कि ए और बी में किसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जब वेव आया, जब ये वेव आ गया इसके पास, तो किसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, ए के पास कि बी के पास? बी के पास। क्यों? इसलिए मैंने डेरिवेशन करवाया था, सिर्फ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। ध्यान से सुनिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, वो फिगर में दिखाने के लिए मैंने बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है। अगर ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो इसकी लेंथ मान लीजिए dx है, ये लेंथ आपकी dx है,
ठीक, अब जैसे ही वेव आया तो ये लेंथ भी अप्रोक्सीमेटली dx ही होगी ना। Yes. इमेजिन कीजिए बहुत छोटा है ये, इसकी विड्थ बहुत छोटी, एक पॉइंट मास है। ठीक, तो ये जो इसका जो लेंथ है, और जब रस्सी पे वेव आ गई जब इसकी लेंथ है, तो दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना। तो रस्सी स्ट्रेच हुई क्या? अगर रस्सी स्ट्रेच नहीं हुई तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई क्या? अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है क्या? नहीं है ना। अभी तो बताया पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। टोटल एनर्जी कितनी है? 0। अब इस वाले पे बात कीजिए, ए वाले पे। ये अभी dx लेंथ थी, अब ये हो गया है dx। तो मैक्सिमम एलोंगेशन इसी पोजीशन पे होगा, उसके बाद तो ये कम होता जा रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर कम होता जा रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक, मतलब कि इस वाले पोजीशन पे जो पार्टिकल था, जैसी वेव आई तो ये मैक्सिमम स्ट्रेच हो गया। मैक्सिमम स्ट्रेच हो गया, इसका मतलब इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब इसके पास मैक्सिमम टोटल एनर्जी है। नहीं आया समझ में? आ गया? लिख लीजिए। सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था। अगर डेरिवेशन नहीं भी समझ में आए, जो कंक्लूडिंग पार्ट है उसको याद रखिएगा कि वेव में टोटल एनर्जी वेरिएबल होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है। तो कल की क्लास में हम लोग इंटेंसिटी देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव देखेंगे इन स्ट्रिंग। जब आपका रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्शन होता है, जब आपका फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने, थ्योरी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि फेज डिफरेंस कितना होता है, एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रोप्स देखेंगे। उसके बाद लास्ट में आएंगे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। उसके बाद पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में आपको पता है कि फ्री एंड में स्टैंडिंग वेव, जहां पे फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक इन सब के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिक्स्ड एंड में स्टैंडिंग वेव, ठीक है। ये पूरा आपका वेव में है, मतलब कि वेव इन स्ट्रिंग में। ये पार्ट अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको याद रखेंगे तो हमें डॉपलर, मतलब कि साउंड में मैं बहुत डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, 2 या 3 दिन के अंदर उसको साउंड को खत्म करूंगा। मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसा किया तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट करना है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव आ गया, ठीक है। डेरिवेशन कितना टाइम नहीं है, तो उसमें डेरिवेशन से बचेंगे। अब जो क्वेश्चन आते हैं, जब हम लोग बीट, मैं बता रहा हूँ कि इसमें कौन 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 से पार्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग आएंगे बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में, डॉपलर इफेक्ट से जस्ट पहले, ठीक। तो बीट फ्रीक्वेंसी 2 के लिए तो निकालना आसान होता है, जो आप लोग कर देते हैं F1 माइनस F2। लेकिन जब 3 वेव आ जाते हैं, उस समय कैसे बीट फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड तो पढ़ते हैं, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट क्या होता है, कि क्वेश्चन यहीं पे ट्विस्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका बेसिक कल से स्टार्ट हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स का, क्योंकि कल मैं इंटेंसिटी बताऊंगा। और आपको याद होगा कि जब हम लोग इंटेंसिटी पढ़ते हैं, तभी हम लोग बात करते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। जहां पे मैक्सिमम हो रहा होगा वहां पे ब्राइट मिलेगा, जहां पे मिनिमम हो रहा होगा वहां पे आपको डार्क मिलेगा। तो कल के क्लास से हम लोगों का वेव ऑप्टिक्स का बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में खत्म हो जाएगा आप लोगों का, मंडे से आप लोगों का वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Thank you, sir. चलिए, ओके, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।